सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं ये तो अब एस्केलेट हुई है और ये मुसलसल होती चली जा रही है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ओवरऑल एक एनालिसिस दीजिएगा इस सारे मामले का। जी बिल्कुल, गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम अरमाला। मैं पहले तो ये बताऊं कि जो जंग छिड़ी है वो इज़राइल की तरफ से छिड़ी है। बिल्कुल, इज़राइल ने ईरान के ऊपर, जो कि ख़ुद मुख्तार आज़ाद मुल्क है, उसके ऊपर हमला किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ है। वो UN चार्टर में एक मुल्क, एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। और ये बिला वजह, बिला जवाज़ उसने 200 जहाज़, 300 टारगेट्स उन्होंने भेजे और 300 टारगेट्स को हिट करने के लिए, और बहुत तबाही मचाई। ईरान ने उसके जवाब में जाहिर है कि ड्रोन अटैक्स किए और उसके बाद ईरान ने मिसाइल्स भी चलाए। अब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और तो ये अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ मगर उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। इज़राइल अपनी बातें करता रहा और ईरान ने अपना मौक़िफ़ बताया, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल कोई फ़ैसला नहीं कर पाई। अब ये जंग चलती जा रही है, चौथी रात गुजरी है और ये ईरान ने अब इज़राइल के ऊपर फिर से 200 जगहों पे अटैक किया है और बहुत तबाही मचाई है। एक शहर उनका बतयाम, उसमें बहुत से अपार्टमेंट बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद उन्होंने बिजली के प्लांट्स को अटैक किया है। उन्होंने मोसाड के हेडक्वार्टर, जो कि उनकी इंटेलिजेंस सर्विस है, उसके हेडक्वार्टर को अटैक किया है। तो ये बहुत ज़ोर पे जंग चल रही है और बरतानिया और यूरोपीय ममालिक जो हैं वो इज़राइल की हिमायत कर रहे हैं, बल्कि बरतानिया ने तो कहा है वो अपने जहाज़ भी इज़राइल भेज रहा है। अमेरिका अलग है, लेकिन अमेरिका ने तो इज़राइल को बनाया है, क्रिएट किया है, इसलिए अमेरिका जाहिर है इसमें मुलव्विस है। नकवी साहब, आपने, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने भी बात की कि अमेरिका इससे जो कह रहे बिल्कुल साइड पे नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इजरायली हुकाम हो, दुनिया जानती है कि बैक एंड पे इजराइल की सपोर्ट, इजराइल को सपोर्ट जो अमेरिका की हासिल है, उसकी वजह से ये इतनी शय मिली है और वो मुसलसल पूरी दुनिया में अमन ख़राब करने की कोशिशें करता है। कहीं ना कहीं ये मामला अब जो एस्केलेट हुआ भी है, इसमें भी अमेरिका की शय कंसिडर की जा रही है कि जी वो उसको सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक तरफ सदर ट्रंप आके कहते हैं कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम इस चीज़ को ट्रिगर ना हो, और फिर एक बयानिया भी बिल्ड किया जाता है कि शायद इस जंग का आगाज़ वो ईरान ने किया है। और कल इसी तरह से काउंटर भी जवाब भी दिया गया, जो ब्रिटिश मीडिया की एक एंकर ने सवाल किया जो ईरानी सहाफ़ी है, और उन्होंने उसको बहुत तरीके से काउंटर किया कि आप ये परसेप्शन ना दें कि जंग का आगाज़ हमने किया है। देखिए, G7 की मीटिंग हो रही है, ग्रुप ऑफ 7 की, जो कि दुनिया के सारे अमीर ममालिक का एक ग्रुप है, और ये कनाडा में मीटिंग हो रही है। उसमें आज सुबह मैंने खबर सुनी है कि जापान के मंदूब ने, जापान के वज़ीर आज़म ने बल्कि ये इज़राइल की सख्त तनकीद की है कि उसने क्यों ईरान पे हमला किया। तो मगरबी ममालिक, यानी जापान भी मगरबी कहलाता है वेस्टर्न एंड अदर्स के ग्रुप में, तो वो भी तनकीद कर रहे हैं। सिर्फ बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका कुछ हद तक, जो आप कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि अमेरिका मुलविस है, तो ये सारे मुल्क जो हैं वो इज़राइल की हिमायत कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि एक तो अमेरिका के साथ हैं वो, दूसरे उन हर मुल्क में यहूदी आबादी है। बरतानिया में यहूदी आबादी है, फ्रांस में यहूदी आबादी है, जर्मनी में यहूदी आबादी है। तो जाहिर है उन यहूदी आबादी के ज़ोर से, प्रेशर से, उसकी वजह से उनकी हुकूमतें ऐसी पोजीशन ले रही हैं।
ठीक है अलीसफ नकवी साहब, ये जो पोजीशन ली जा रही है, लेकिन ओवरऑल अब खत्ते का, अब एक तरफ इजराइल जो है जिस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहा है, अब इस ईरान वाले मामले ने उस चीज़ को बिल्कुल जो कह ले शट डाउन नहीं किया जो कि गज़ा के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर इजराइल इस वक्त करता आ रहा है। और अब ईरान के साथ ये जो तनाज़ा है, और फिर हमने मुख्तलिफ़ मकामात पर जो इजरायली रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए सुना है कि जी अब पाकिस्तान ये कर रहा है, ईरान ये कर रहा है, हम इस तरह से ट्रिगर करेंगे। तो आप समझते हैं कि इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और अमेरिका को भी कुछ इस पर सेकंड थॉट्स देनी चाहिए कि क्या खत्ते का अमन ख़राब करने के लिए जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं बैकफायर भी कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ना, अव्वल तो इजराइल अव्वल तो गजा और इजराइल बहुत, वो ईरान बहुत फर्क सिचुएशन है। यानी गजा में बेचारे निहत्ते, मजलूम, मासूम मर्द, औरत, बच्चे वो तबाह हो रहे हैं। उनके ऊपर ना उनको खाने को है ना पीने को है, लड़ने की तो बात ही अलग है। वो तो अभी असला का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, उनके पास खाने पीने को भी नहीं है, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो वो अलग सिचुएशन है। ईरान एक टक्कर ले सकता है इजराइल से। और ये देखिए, इजराइल जैसा मुल्क जो है ना, वो सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझता है, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पावर ओनली। तो ये ईरान जो है इस वक्त वो इनको ऐसी सख्त सिचुएशन में डाल देगा कि उनकी आबादी खुद खड़ी हो जाएगी कि ये जंग रोको, क्योंकि वहाँ पे वो उनमें बर्दाश्त नहीं है। यहूदी आबादी, यहूदी शहरों में जो लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि ये चीज़ अब आगे नहीं चलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ईरान अभी तो टक्कर ले रहा है और लेगा, और ईरान बहुत ही एक खुददार मुल्क है, बहुत ज़िम्मेदार मुल्क है। वो उसने ईरान इराक़ जंग में 8 साल लड़ा है इराक़ के साथ, हालांकि इराक़ को मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल थी। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है ये परेशान कुन मामला है, ये बात आगे बढ़ सकती है। ईरान हॉर्मुज़ के स्ट्रेट्स को बंद कर सकता है, दुनिया की शिपिंग को रोक सकता है, जिससे 90% दुनिया की शिपिंग हॉर्मुज़ के थ्रू गुजर रही है। और उसके बाद वो बाकी इजराइल के टारगेट्स, अमेरिकन बेसिस को अटैक कर सकता है। तो ईरान में पोटेंशियल बहुत है। गर्चे ये अच्छी बात नहीं है, जंग रुकनी चाहिए, एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा अलीसफ नकवी साहब, अभी इस मामले में हमने देखा है कि जब ये मामला स्टार्ट भी हुआ तो इसमें ईरान की लीडरशिप जो है उसको टारगेट किया गया, और ईरान की सारी लीडरशिप जो है वो ख़त्म हो गई कहीं ना कहीं, और फिर उसके अल्टरनेट पे आया। और अभी जिस तरह से हम देखते हैं कि हर बार ईरान के अंदर से कुछ ऐसे लूपेंस मौजूद हैं जिसकी वजह से कोई जासूसी कह लें, स्पाइज हैं, कोई जमात है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं उनकी जो लीडरशिप को मरवाने में, ख़त्म करने में दूसरी साइड का साथ देती हैं। और ये हमने रिसेंट एपिसोड में भी एक्सपीरियंस किया है। ईरान को अपने इंटरनल मैटर्स सॉर्ट आउट करने की कितनी ज़रूरत है कि जहाँ पे उनमें ये पोटेंशियल है कि वो जवाब दे रहे हैं और भरपूर ताकत से दे रहे हैं, लेकिन जो उनके इंटरनल मैटर्स हैं वो उसके आड़े आ रहे हैं। ये बात दुरुस्त है। और उनके ईरान में इन्फिल्ट्रेशन है बाहर के एजेंट्स की, इजरायली एजेंट्स की, अमेरिकी CIA की, और ये ईरान के लिए बहुत मुज़िर साबित हो रहा है। देखिए ना, इस्माइल हानिया को कैसे कत्ल किया गया, जो कि ईरान का दौरा कर रहा था। अच्छा, इसी तरह अभी जो कासिम सुलेमानी का कत्ल कैसे हुआ, और अब जो इस वक्त जो अटैक हुए हैं उसमें मखसूस शख्सियत कैसे मारी गई, शहीद हुई, क्योंकि ये तो कोई ज़रूर इन्फॉर्मेशन रही होगी। तो उसको भी ये लोग टैकल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने 2 इजरायली जासूस पकड़े हैं जिनको वो फ़ौरन लटका देंगे, क्योंकि वो ईरान के यहाँ ये होता है, ईरान की हुकूमत का ये रवैया है कि वो फ़ौरन एक्शन लेकर
उन लोगों को सजाए मौत दे देती है। अच्छा अली सर नकवी साहब, अब इस मामले में मैं पाकिस्तान जी जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ उम्मीद है कि उनको वो अपने इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, जैसा कि आप कह रही थी। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा अली सर नकवी साहब, मेरा अगला सवाल पाकिस्तान के स्टांस के हवाले से दो कि पाकिस्तान ने सफारती सतह के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट रिएक्शन दिया है। प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने कहा है कि जी हमारी पूरी सपोर्ट ईरान के साथ मौजूद है। और जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था और ये जो एक हमें एपिसोड देखने को मिलते हैं, उसमें ईरान ने बड़ा वोकल होकर बहुत खुले अल्फाज में पाकिस्तान का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि जी ईरान की मुकम्मल सपोर्ट पाकिस्तान के साथ मौजूद है। लेकिन इस वक्त आप समझते हैं कि ईरान के साथ जो पाकिस्तान का एक ताल्लुक़ रहा है बहुत अच्छा रहा है माजी के अंदर, और हमने हमेशा से ईरान की सपोर्ट देखी है, तो आप समझते हैं पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वे में जो ये स्टांस अपनाया गया ये ठीक है? और इसको जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्योंकि जाहिर है हम मॉरली ही सपोर्ट कर सकते हैं सारे सिनेरियो में। जी जी बिल्कुल सही, हमने मॉरल सपोर्ट दी है, जैसा आप कह रही हैं। अखलाकी हिमायत हमारी उनके साथ उनके लिए है, और वो उसका हमने उसका खुल के ऐलान किया है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हम इस वक्त इत्तेफाक से या खुशकिस्मती है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल के रुकन हैं। वी आर ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एट द मोमेंट। तो हम वहाँ पे भी रोल अदा कर सकते हैं। हमने, हमारे मंदूब ने वहाँ पे ईरान के फेवर में जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग लास्ट हुई है, उसमें बहुत सख्त, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। तो हम मॉरल सपोर्ट देंगे, और हम उनको चाहेंगे कि हम वहाँ पे जो सालिसी कोशिशें हैं उसमें हम साथ दें, और हम आगे आगे उसको लीड करें। तो ये रोल पाकिस्तान को रखना चाहिए। इस जंग में हमें नहीं, क्योंकि जंग में वैसे भी जंग रोकने की बात होती है, जंग में किसी को मुलविस होना अच्छा नहीं है, और वो और मज़ीद तबाही मचती है। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू वेरी मच अली सर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। फॉर्मर एम्बेसडर अली सर नकवी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शहबाज भी मौजूद हैं और जवाद तारिक साहब मौजूद हैं जो कि आईजी इस्लामाबाद हैं। उन दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जवाद साहब। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और DIG इस्लामाबाद हमारे साथ जवाद तारिक साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस की तारीख में जी पहली मरतबा हुआ है कि किसी थाने के अंदर एक खातून सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है। डेफिनेटली एक बड़ा रेवोल्यूशनरी इकदाम है जो आप लोगों की जानिब से किया गया है। इस फैसले के पीछे विजन, सोच, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली जो इस डिसीजन की जो स्पिरिट है ना, बेसिकली वो ये है कि कोई भी अपॉइंटमेंट है या किसी भी किस्म की पोस्टिंग है, वो दैट इज़ मेरिट बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड, नॉट जेंडर बेस्ड। तो जो भी ऑफिसर अच्छा काम करे उसको फर्दर मज़ीद मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। इसी तरह बिल्कुल इसमें भी जैसे ये ऑफिसर हैं मिसबा शहबाज, ये अच्छा परफॉर्म करती रही हैं। पिछले केसेस जो आपने जैसे मेंशन किए उसमें भी इनका बड़ा रोल है सारे केसेस को ट्रेस आउट करने में, और तो इस वजह से बिल्कुल इफ़ शी कैन परफॉर्म वेल तो बिल्कुल उनको फर्दर मौका भी मिलना चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा DIG साहब, पाकिस्तान में हालिया अरसे में हमने देखा है कि पुलिस फोर्स के अंदर ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त रही है और फ्रंट लाइन पर इन ख़वातीन ने किरदार अदा किया है। चाहे हम शहरबानो नकवी साहिबा की बात करें, अब ये मिसबा शहबाज साहिबा, आपके ख़्याल में पुलिस फोर्स के अंदर जो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है उसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, जैसे आपने मतलब बताया कि दूसरे सूबों में भी स्पेशली लाहौर, कराची में लेडी ऑफिसर्स बड़ा अच्छा काम कर रही हैं हमारी जितनी बहनें हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस शायद उससे भी बेहतर है जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से। जैसे हमारे पास 550 लेडी ऑफिसर्स हैं, SP से लेके कांस्टेबल के रैंक तक। और मतलब हमारे पास जो SP हैं वो इस वक्त सिक्योरिटी की हेड हैं, SP सिक्योरिटी लगी हुई हैं मैडम परी गुल, तो जो कि एक बड़ी सेंसिटिव किस्म की अपॉइंटमेंट है।
तो उनको देखें जी, हमने ज़िम्मेदारियाँ भी दी हुई हैं और ट्रेनिंग जो है वो भी अब सबकी इकट्ठी होती है, तो ट्रेनिंग का अमल इनका बेहतर होगा और ये ख़ुद अपनी डेडिकेशन से जो जो ऑफिसर इनमें से लेडी ऑफिसर अच्छा परफॉर्म करती जाएगी वो आगे आती जाएगी। और इसी तरह से ये एक इस पूरे सिस्टम के अंदर और जब वो शामिल हो जाएंगी तो फिर ये फ़र्क भी एक किस्म का मिट जाएगा, जेंडर बेस्ड किस्म की जो कोई डिफ्रेंसीशन है। और जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो ऑब्वियसली उनकी लिए फ़ीमेल जितनी हमारी कोई भी कंप्लेनेंट आएँ, फीमेल्स आएँ, उनको भी एड्रेस करती हैं ये, और अदरवाइज़ भी ये प्रॉपर परफॉर्म करेंगी तो इंशाल्लाह बेहतर होगा जी। ज़बरदस्त। अच्छा, भी आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि जो ख़वातीन और जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स होती हैं उनकी ट्रेनिंग में कोई ख़ास फ़र्क रखा जाता है या कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो ख़वातीन उसका हिस्सा नहीं होती है, दोनों की ट्रेनिंग सेम होती है? नहीं जी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थोड़ी बहुत मामूली सा कुछ स्टैंडर्ड्स में जो है थोड़ा सा फ़र्क रखा गया है फ़ीमेल्स के लिए। जैसे कहीं पर कोई रनिंग टेस्ट है तो उसके टाइम में थोड़ा सा 1 आध मिनट का फ़र्क रख दिया जाता है। अदरवाइज़ फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हों या एकेडमिक पार्ट हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होता। फ़ीमेल ऑफिसर्स भी सारी वही ट्रेनिंग के अमल से गुज़र के आती हैं जिससे जो है मेल ऑफिसर्स गुज़रते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इस वक्त DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक साहब मौजूद हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे मिसबा शहबाज साहिबा से, और जिनको सबसे पहले तो हम मुबारकबाद भी देंगे। थैंक यू वेरी मच मिसबा शहबाज साहिबा कि आपने में ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको बतौर पहली खातून SHO तैनात किया गया है, बल्कि आपकी इस जो तकर्री कह लें इसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया ओवरऑल। ख़वातीन की जो कह लें रिप्रेजेंटेशन है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने में बड़ा अहम एक रोल है। आप इस एजाज़ को कैसे देखती हैं और क्या आपके प्लान्स हैं इसको लेकर? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मतलब मैं बाकी जो लेडीज़ हैं उनके लिए भी एक मॉडल हूँ कि वो इससे इंस्पायर हूँ कि फ़ीमेल जो है जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं है। क्योंकि मुझे जो है वो अगर एज ए SHO फुलग्राम में अपॉइंट किया गया है, टोटली एक मेल स्टेशन है, तो वहाँ पे मेरी अभी जो फीलिंग है वो मैं आपको नहीं बयान कर सकती। ऑलरेडी मैं SHO थी वुमेन पुलिस स्टेशन में, मैंने 2 टाइम सर्व किया है, तो अभी मेरे लिए इतना मुझे नहीं लग रहा कि मेरे लिए ये मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो है एक हेक्टिक ड्यूटी से जो है वो यहाँ पे, क्योंकि वुमेन पुलिस स्टेशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो होल इस्लामाबाद है, तो फुलग्रा की जुरिस्डिक्शन जो है वो एक लिमिटेड सी है, बट क्राइम थोड़ा डिफरेंट है। वो वुमेन रिलेटेड क्राइम था, ये मेल रिलेटेड है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी जो जनाब IG साहब की, जनाब DIG साहब की, जनाब SSP साहब की एक्सपेक्टेशन है मुझे SHO फुलग्राम पॉइंट करने की, इंशाल्लाह मैं उनको मीट करूंगी। ज़बरदस्त, और हमें उम्मीद है कि आप डेफिनेटली इन तमाम तो जिम्मेदारियों को मीट करेंगी। अच्छा, जाहिर है आपने कहा कि ये ज़्यादातर मर्दों से रिलेटेड क्राइम है और इसमें आपकी ज़िम्मेदारियाँ और एक माहौल के लिए डिफरेंट है इस थाने का भी। आप क्या ख़ुद को इस तकर्री के लिए, ज़िम्मेदारी के लिए तैयार है, और क्या आपकी ट्रेनिंग में इस तरह की पोजीशन पे अगर आपको अपॉइंट किया जाए तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करने की कोई ट्रेनिंग होती है? यस, इसमें देखिए हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें ये नहीं होता कि हम फीमेल हैं। जब हम यूनिफॉर्म वेयर कर लेते हैं तो इस यूनिफॉर्म के अंदर, अभी मैं एक फ़ीमेल नहीं बैठी हुई, मैं एक सब इंस्पेक्टर बैठी हुई हूँ, तो जब हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें सिखाई जाती हैं। जब आपने फील्ड में जाना है तो कैसे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको आपने कैसे ओवरकम करना है, कैसे आपने फील्ड में सर्वाइव करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें पहले से ही हम इन चीज़ों से अवेयर होते हैं। और मेरे लिए ये जो फुलग्रा स्टेशन है मेरे लिए एक चैलेंज है। इंशाल्लाह मैं इसको जो है वो लेके चलूँगी। डिफरेंट क्राइम इसका डिफरेंट है, क्योंकि वो फीमेल रिलेटेड क्राइम था, ये थोड़ी हेक्टिक रूटीन भी मेरी होगी, लेकिन मैं इसके लिए जो है वो तैयार हूँ। ऑलरेडी मेरी ट्रेनिंग इस तरह की हुई है कि किस तरह के भी हालात होंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पर जो है ओवरकम कर सकूंगी, या वहाँ पे मैं उसको मीट कर सकूंगी। अभी लाइक जैसे मैंने बताया कि क्राइम डिफरेंट है,
तो इन चीज़ों से ऑलरेडी, क्योंकि मेरी जुरिस्डिक्शन होल इस्लामाबाद था, लाइक अगर कोई मर्डर हो जाता है, फीमेल का मर्डर है, तो उसको भी मैंने एज एच वुमेन जो है वहाँ पे मैं गई हूँ, वहाँ पे मैंने उन पूरी जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है उसको मैंने किया है। और इसके अलावा जितने भी केसेस हुए हैं जो होल इस्लामाबाद में, वहाँ पे मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पे जाना, इन्वेस्टिगेशन करना। तो मैं इन चीज़ों से अवेयर हूँ, मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी रूटीन मेरी जो है वो हेक्टिक हो जाएगी, थोड़ा स्टाफ जो है वो पहले फीमेल था अभी मेल है, ये थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, बट मेरी जो ट्रेनिंग हुई है ये सारी चीज़ें मुझे पहले से ही सिखाई गई थी। ज़बरदस्त। अच्छा, हाल ही में आपने इस्लामाबाद में क्राइम्स के हवाले से बात की। सना यूसुफ, एक बच्ची का कत्ल हुआ और आप उस इन्वेस्टिगेटिव टीम का हिस्सा भी रही हैं, अपने रोल के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। ज़ाहिर है इस्लामाबाद पुलिस ने बड़े पेशेवराना तरीके से सारे मामले को हैंडल किया था। जी बिल्कुल, ये अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था फॉरेनर के रेप के हवाले से भी। मैं बताना चाहूँगी, स्पेशली इस्लामाबाद पुलिस जो है इस तरह के जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है या फीमेल रिलेटेड जो क्राइम है, इन पे बहुत ज़्यादा वो क्विक रिस्पॉन्स करती है। वैसे इस्लामाबाद पुलिस जो है एज़ कम्पेयर टू अदर पुलिस, मतलब बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स है और पॉजिटिव बिहेवियर है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो उसमें मेरी जो स्पेशली उसमें जो कंट्रीब्यूशन था, स्पेशली जो एक रिसेंटली एक फॉरेनर के साथ जो रेप हुआ था, उसके लिए भी हमने विद इन 24 आवर्स जो है मेरे सीनियर्स में हमारी पूरी उसमें टीम थी, हमने मिल के जो है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर उस कल्प्रिट को जो है हमने अरेस्ट किया। कि उसका हमें कोई एक ब्लाइंड वो रेप था, उसमें बिल्कुल हमारे पास कोई क्लू नहीं था। तो उसको हमने जो है वो ट्रेस आउट किया और ये जो हमारी टिकटॉकर बहन थी वो भी उसकी भी डेथ हुई। उसमें भी 24 आवर्स में पुलिस ने क्विक रिस्पॉन्स करते हुए जो है उसको हमने ट्रेस आउट किया और उसको जो उसका अंजाम था वहाँ तक पहुँचाया। ठीक हो गया। अच्छा मिसबा साहिबा, इन द एंड इस्लामाबाद में मौजूद जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि आपकी मौजूदगी में वो ख़ुद को कितना सेफ़ फील कर सकती हैं और आप इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगी कि कोई भी ख़वातीन से रिलेटेड इशू है, कोई भी ज़्यादती उनके साथ ना हो पाए? मेरी जो मुझे सुन रही हैं मेरी बहनें, वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अब जितना भी इनसे मतलब फ़ीमेल रिलेटेड क्राइम है, स्पेशली जनाब आईजी साहब का जो इनिशिएटिव फ़ीमेल के लिए इस्लामाबाद पुलिस के लिए, इस्लामाबाद के सिटीजन्स के लिए है, हमारा ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन है, हमारी एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन है 1815। ये तमाम फ़ीमेल जो इस्लामाबाद में रहती हैं उनके लिए है। कोई भी उनके साथ मसला होता है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट होती है, पब्लिक प्लेस हैरेसमेंट होती है, कोई भी एनी इशू है, घर में है, उनकी एक्सेस नहीं है वो पुलिस स्टेशन तक, तो वो हमें 1815 पे हमें कॉल करेगी। वहाँ हमारी जो लेडीज़ वहाँ पे बैठी हुई हैं, लेडीज़ जो है वो कॉल जो है वो रिसीव करेगी, आगे जो कॉल को डिस्पैच करेगी वो भी लेडी है, आगे कॉल को जो रिस्पॉन्ड करेगी वो भी लेडी है, आगे लीगल प्रोसीडिंग जो होगी वो भी लेडीज़ ही करेंगी। सो तमाम लेडीज़ ये अब जो एक हेजिटेशन थी उनको कि हम मेल के साथ हमारा इंट्रैक्शन होगा, तो वो हेजिटेशन फील करती है, अपना प्रॉब्लम जो है वो सही से बता नहीं सकती हैं, तो उनके लिए ये स्पेशली जनाब आईजी साहब का इनिशिएटिव है। तो वो हमें 1815 पे कॉल कर सकती हैं और अपना जो भी मसला है वो बताएंगी, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगी। और ये मुझे जो लगाया गया, अपॉइंट किया गया SHO फुलगरा, तो ये मेरे लिए तो सबसे पहले, क्योंकि इस्लामाबाद का ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन है, कि इस्लामाबाद में इससे पहले जो है वो कोई वुमेन जो है वो मेल स्टेशन में, एक जनरल पुलिस स्टेशन में अपॉइंट नहीं की गई, तो मेरे लिए ये एक ऑनर की बात भी है। तो बाकी जो फीमेल ये कंसिडर करती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ एक टिपिकल कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं उनके लिए एक मॉडल बैठी हुई हूँ, यहाँ इस्लामाबाद की हिस्ट्री में नहीं था, तो मैं बगैर किसी सिफारिश के, कुछ ऐसा नहीं है, और मैं यहाँ पे आज SHO फुलगरा लगी हुई हूँ। और मेरा जो मिशन है, मैंने क्राइम को जो फुलगरा में क्राइम है या कब्ज़ा माफिया है, किस तरह मैंने उसको टैकल करना है, मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई है, और इंशाल्लाह जो है मैं क्राइम को जो है ख़त्म करूँगी। और ज़रूर पता चलेगा कि यहाँ पे कोई फीमेल
SHO जो अपॉइंट हुई और उसने क्राइम को जो है वो ख़त्म किया। आई एम रियली ग्लैड, थैंक यू वेरी मच मिसबा साहिबा, बहुत शुक्रिया एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डेफिनेटली, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे जो भी आपने प्लान किया है या स्ट्रैटेजी बनाई है। इस वक्त हमारे साथ मिसबा शहबाज साहिबा मौजूद थी और इसके साथ साथ DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक साहब मौजूद थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हैदर मुनीर। हालिया बजट स्पीच में हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को फरोग देने का ऐलान किया गया, लेकिन साथ ही हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी टैक्सेस में इजाफा किया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के हवाले से हमारे पास वसाइल मौजूद हैं? क्या आम आदमी या मिडल मैन आदमी भी इसको खरीदने की कुव्वत रखता है? आइए इस हवाले से ज़मीनी हकाइक जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो है वो मेरे साथ लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के सदर शहजादा सलीम हाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताइएगा, हालिया बजट स्पीच आपने भी सुनी होगी, तो कार डीलर्स को हवाले से कैसी स्पीच थी? कार डीलर तो पिछले 7-8 साल से पिस रहा है और इस बजट में कार डीलर्स को बड़ी उम्मीद थी कि शायद गवर्नमेंट कार डीलर्स को रिलीफ देगी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे मुल्क भर की ताजर बरादरी को ये बजट सुनकर हुकूमत से मायूसी हुई है। कार देखें, एक छोटी सवारी थी गरीब की, सफ़ेद पोश बंदे की, 600 सीसी गाड़ी, 800 सीसी गाड़ी, उस पर भी उन्होंने सेल टैक्स 18% कर दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर और जो हाइब्रिड गाड़ियों पर इस पर भी उन्होंने एक सेल टैक्स बढ़ा दिया है। एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि जी हम पोल्यूशन ख़त्म करना चाहते हैं, फ़ज़ा को बेहतर करना चाहते हैं, तो इनको चाहिए फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्रमोट करें, फैसिलिटीज़ दें लोगों को, जगह जगह में इसके चार्जिंग स्टेशन बने हों। एक तरफ हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को तरजीह दे रही है, दूसरी जानब हाइब्रिड गाड़ियों में भी इजाफा कर रही है, तो ये दोनों चीज़ें मुतजाद नहीं है? मैं कहता हूँ मेरे प्यारे भाई, हुकूमत खुद मुतजाद है। देखें, इस मुझे तो हैरानगी है इस हुकूमत पे कि पता नहीं ये बजट कौन लोग बनाते हैं। ये पाकिस्तान का बजट तो नहीं, मुझे लगता है सिर्फ अपनी अयाशियाँ, अपनी मरात, अपनी जो उनकी शाखर्चियाँ, उनका बजट बनाया है उन्होंने। अपनी तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया, तो ये तो आम पाकिस्तान का बजट तो ना हुआ। बड़ी मायूसी हुई है। शहजादा साहब, आखिर में ये बताइएगा कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग दिया बजट स्पीच में, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। हाइब्रिड गाड़ियों को भी महंगा किया गया, और आपके नज़दीक ये जो फार्मूला है ये दुरुस्त नहीं है? बिल्कुल फ्लॉप फार्मूला है। कार डीलर्स मुस्तरद करते हैं इस फार्मूले को, पाकिस्तान भर के कार डीलर्स, ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन इसको मुस्तरद करती है इस फार्मूले। जी, मुझे आप ये बताइएगा कि आपके पास कस्टमर्स आते हैं, गाड़ियों का कारोबार करते हैं, कितने फीसद लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को परचेज करने की ख्वाहिशमंद हैं? तकरीबन 2 से 3% वो आते हैं। वो भी सबसे बड़ा मसला ईवी का, सबसे जो मेन मसला है ना, हमारे पास इसकी फ्यूल चार्जिंग वाला सिस्टम बहुत कम है। लाहौर में 3 से 4 स्टेशन है, वो कहाँ जाके फिल करवाएगा इसके लिए? घर पे करेगा, घर पे इतनी फास्ट चार्जिंग होती ही नहीं है। इसलिए ईवी के लिए स्पेशल हमारे अगर गाड़ी प्रमोट करनी है, इसके ईवी के स्टेशन लगाए जाए। इलेक्ट्रिकल स्टेशन होंगे तो फिर गाड़ी बिकेगी, वरना नहीं बिकेगी। इस हवाले से अभी सिर्फ जो सेल है वो 2 से 3% है। 2 से 3% बहुत फीसद है। ईवी गाड़ी महंगी बहुत ज़्यादा है फ्यूल गाड़ी की निस्बत। अगर एक महंगी भी है और दूसरा इसके चार्जिंग स्टेशन मौजूद है। सबसे बड़ा जो मेन मसला उसका चार्जिंग वाला मसला, उसकी चार्जिंग के लिए लोगों को बड़ा ख्वार होना पड़ता है। हुकूमत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने जा रही है, बताइएगा उसकी कीमतों में और आम जो इंजन वाली तेल वाली गाड़ी है उसमें कितना फ़र्क है? जी, अभी तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। अभी तो इलेक्ट्रिक जो एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है
अभी तो वो महंगी हैं और महंगी ही आएंगी क्योंकि इसकी हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट है, ना तो पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। पेट्रोल गाड़ी का ये है कि अभी तक लोगों को पेट्रोल गाड़ी तक रसाई नहीं है, इलेक्ट्रिक तो उससे आगे वाला वर्जन है, फ्यूचर की परचेजिंग है ये तो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास यहाँ पर आते हैं लोग गाड़ी खरीदने के लिए, कितने फीसद लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को तरजीह दे रहे हैं? अभी तो मेरे हिसाब से मार्केट्स की 0.5% भी नहीं बनी, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग जो इसको चीज़ को समझते हैं कि मैं इलेक्ट्रिक के पास वसाइल ज़्यादा है, वसाइल ज़्यादा हैं, जिनके पास चार्जिंग की सहूलत भी है और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस का सफ़र भी नहीं है, वो इसको लेना चाहता है। कितने आपने चार्जिंग स्टेशन लाहौर में देखे हैं? लाहौर में इस वक्त मेरे ख्याल से शायद 5 या 6 ही हैं बस। 5 और 6? हाँ, 2 ये जो बड़े मॉल बने हैं इनमें लगे हुए हैं और 2 या 4 कोई पेट्रोल पंप है उन पे लगे हुए हैं। हर सड़क पे आपको कोई नहीं मिलेगा, पूरे मार रोड पे कोई नहीं है, जे रोड पे पूरे पे एक है और उसके पास भी पूरी सहूलत नहीं है, पूरे फिरोजपुर रोड पे कोई नहीं है और ये 2-4 बस स्टेशन है वहाँ पे बने। शुक्रिया आपके वक्त का। कार डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी मियां हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को जो है वो फ़रोग़ देना चाह रही है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। देखें जी, इलेक्ट्रिक गाड़ी को तो फ़रोग़ इसी सिलसिले में हो सकता है कि उसमें मज़ीद रिलीफ दिया जाता और उसमें ये है कि प्राइसेस कम हो जाती। कम से कम भी इस वक्त आप देखें, नई गाड़ी जो है मेरे ख़्याल में कोई 9 मिलियन से नीचे की तो कोई गाड़ी है ही नहीं, सेल बिल्कुल बैठ जाएगी। जैसे कि एक ट्रेंड बन गया था हाइब्रिड इलेक्ट्रिक का, तो ये जो ऐसा बजट में इन्होंने जो ये टैक्सीज जो बढ़ा दी हैं, मैं नहीं समझता कि अब कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है या हाइब्रिड जो गाड़ी है इनकी रेंज में, आम पब्लिक की रेंज में रह गई है। देखिए, टैक्सेस तो वैसे ही ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत हैं। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गाड़ी वालों से ही सारा कुछ लेना चाहती है। और भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे लगाएं। आप अपनी एलिट क्लास जो उन पे टैक्सेस लगाएं ना, आप व्हीकल्स पे टैक्स लगाए चले जा रहे हैं। ऑफिसर्स आपके सामने, आप मुझे देखें, यहाँ से देखें, लेफ़्ट देखें, आप अपने राइट देखें, आपको कस्टमर नज़र आ रहा है। 2 बजने वाले हैं इस वक्त। हाइब्रिड गाड़ी का फिर आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? हाइब्रिड में कोई फ्यूचर इतना खास नहीं है। हाइब्रिड जो जैपनीज़ गाड़ियाँ आती हैं उनका फ्यूचर है, मगर लोकली का कोई फ्यूचर नहीं है। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जो मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। चार्जिंग पॉइंट्स लगेंगे, प्लांट्स लगाएं, आप गाड़ी की कॉस्ट कम करें। जितनी कॉस्ट कम होगी, हम कॉमन मैन के लिए गाड़ी बनाएं जिसकी वर्थ होनी चाहिए 35 से 40 लाख रुपये। नाज़रीन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के हवाले से कार डीलर्स के आपने तहफ़्फ़ुज़ात सुने। अब लाहौर चैम्बर के सदूर से बात करते हैं, आया कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं और हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर शाहिद नज़ीर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शाहिद साहब, बताइएगा, हुकूमत ने इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में उसमें फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया है, लेकिन कहते हैं कि तेल की खपत में भी कमी आएगी। क्या इस हमारा जो सिस्टम है यहाँ पर हमारी एनर्जी पूरी नहीं हो रही घरों की और इंडस्ट्री की, तो इस सूरत में आप क्या इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को फ़रोग़ दे सकेंगे? जी बिल्कुल। देखें जी कि वैसे तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पूरी दुनिया में, आपको पता है कि डे बाई डे उनकी खपत और डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है और जितने भी ममालिक हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ को बड़ा सीरियसली देखा जा रहा है कि आने वाले अगले 5-10 साल को अगर देखा जाए तो सीरियस देखा जा रहा है, लेकिन हमारे पास वसाइल हैं इस तरह के। देखें, सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि हम यही सोच रहे हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सपोर्ट कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से उसको आगे लेके चल रही है, मगर हमारे पास जो उसका दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या कहता है कि हमारे पास तो देखें ना कि अभी जो पाकिस्तान के मेन जो शहर हैं 2-4, उनमें भी आप चेक करें कि कितने ऐसे चार्जिंग स्टेशन जो गाड़ियों को चार्ज करते हैं, जो चार्जिंग स्टेशन हैं, जो चार्जिंग पॉइंट हैं,
वो कितने के हैं। तो गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देने की ज़रूरत होती है कि अगर आज उसने कोई पॉलिसी दी है तो उसके साथ साथ वो ये यकीन दहानी करवाए कि ये जो पॉलिसी होगी अगले 5 साल के लिए कम से कम लाजम होगी, ताकि जो भी इन्वेस्टर है उसके ऊपर वो इस चीज़ को ज़हन में रख के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे कि ये अगले 5 साल इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या है कि पिछले 2-3 महीने से आप और हम क्या सुन रहे थे कि जी गाड़ियों की जो प्राइसेस है वो कम होने जा रही है, जो ड्यूटीज़ है वो कम होने जा रही हैं। आप यकीन करें पिछले 3 महीने में शोरूमों वाले रो पड़े हैं, एक भी गाड़ी नहीं बिकी कि जी हर कस्टमर ये सोच रहा था, वेट कर रहा था कि जो प्राइसेस हैं वो कम होनी है। तो फिर वही बात हुई, खोदा पहाड़ों निकला चूहा। नाज़रीन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के हवाले से हमने कार डीलर्स और लाहौर चैम्बर के सदूर से बात की। ताहम उनके मुताबिक हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल को फ़रोग़ देने के लिए कोई भी वसाइल मौजूद नहीं है। ताहम इस हवाले से हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात करने की ज़रूरत है। मैं हूं आपका मेज़बान हैदर मुनीर और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। राबिया साहिबा चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। राबिया साहब, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो हज़ारों ख़वातीन हैं अपने छोटे बिजनेसेस को रन कर रही हैं और उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर जाना और बेचना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका इस तजवीज़ के हवाले से क्या उन पर असरात आ सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और एक बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपने जो बात की कि जो ख़वातीन स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि ख़वातीन इस वक्त बहुत से बिज़नेस इस वक्त पाकिस्तान में लोग चला रहे हैं ऑनलाइन, और उसके ऊपर 18% जो कि इन्होंने टैक्स कर दिया है। मतलब इसके लिए मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगी, क्योंकि देखें ये एक ख़वातीन जो कि जिनके पास इतनी सोर्स है ही नहीं और उन्होंने छोटे कोई अपने पैमाने के ऊपर उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किए और ऑनलाइन उन्होंने सेल करने की कोशिश भी कर रही हैं, और हम उनको वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में। उनको पहले हमने एजुकेट किया कि आप ई कॉमर्स से के ज़रिए आप इसको अपनी बिज़नेस को प्रमोट कर सकती हैं, आप उसको लोगों तक पहुँचा सकती हैं, घर में बैठ के आप छोटे बिज़नेस वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में हैं, लोगों के लिए, औरतों के लिए बाहर निकलना, जॉब करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कि ये 18% का इस वक्त इन्होंने टैक्स लगा दिया, वो भी ऑनलाइन जो बिजनेस के लिए, तो मेरे ख्याल से ये इस वक्त हम इसको अग्री नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए डिस्करेज कर रहे हैं आप ख़वातीन को, औरतों को हम या स्मॉल बिजनेस को हम यहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी कि वो अपने बिजनेस को लेके जाएं। और बाहर के जो लोग हैं या पाकिस्तान में भी जो लोग हैं जिनको कुछ सस्ती चीज़ें वो ख़रीदना चाहते हैं इस महंगाई के दौर में, तो आपने उसके ऊपर भी जो कि ये 18% का टैक्स आया है, इसमें हम लोगों का, मैं ये कहूँगी कि इसमें औरतें ग्रो नहीं करेंगी, बल्कि इसमें लोगों को और औरतों को डीमोटिवेशन होगी। ठीक है, मोटिवेशन नहीं आएगी। ख़वातीन पाकिस्तान की आबादी का 50% है और बल्कि ज़ायद हिस्सा है। इकॉनमी में भी हमें अपना रोल अदा करना है। अगर हम हल की बात करें तो आप ख़ुद भी फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर हैं और FPCCI का हिस्सा भी हैं, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ख़वातीन को इकट्ठा कर सकें, इस मसले के हल के लिए आवाज़ उठाई जा सके? जी बिल्कुल, देखिए ये मुमकिन है, क्योंकि जैसे कि FPCCI है, चेंबर्स हैं, और उसमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें बहुत सी ख़वातीन हैं जो रजिस्टर हैं वहाँ पे, और वो टैक्स ऑलरेडी पे भी कर रही हैं। तो उनको हम लोग बिल्कुल एजुकेट भी करते हैं, उनको वर्कशॉप्स भी देते हैं, और उनको हम ये बताते हैं कि आपने इसको आगे कैसे लेके अपने बिजनेस को चलना है। तो ये प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल मौजूद है, और हमें ये बिल्कुल कहा भी जा रहा है कि आप अपने पॉइंट्स हमें दें ताकि हम इसको आगे लेके जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हम अपने गवर्नमेंट लेवल पे इसने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़वातीन हम इंडिविजुअली कलेक्ट कर रहे हैं कि किस किस को
क्या क्या कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है इस बजट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो वो ये हो रहा है कि वो सारा हम जब कलेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ये बिल्कुल प्लान कर रहे हैं कि हम ये फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएं और उनसे हम अपनी जो भी क्यूरीज है और जो इस चीज़ पे हमारा इत्तेफाक नहीं है हम उनसे बात करें, और हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे भी और वो इस पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर जो है हमारे लिए आगे कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए, कुछ ऐसे ऑल्टरनेट सोल्यूशंस दें जो कि हमारे लिए इस हमारे बिजनेसेस को ग्रो कर सके, ना कि हम लोग अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और इन चीज़ों को और बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस जितनी खवातीन है हम उनको ये कह सकें कि जी आप अपने बिजनेस बंद कर दें। तो हमें अपने पाकिस्तान में बेसिकली ये हमारे प्लेटफॉर्म्स इस वक्त मौजूद हैं जो कि चेंबर्स, FPCCI, और मैं खुद क्योंकि मेंबर भी हूँ इन प्लेटफॉर्म्स पे, और यहाँ पे हमारे हर ग्रुप में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बात भी हो रही है कि आप अपने पॉइंट्स बताएं और अच्छा सोल्यूशन निकालें, और जिससे कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी को और हमारे स्मॉल जितनी खवातीन बिजनेस कर रही हैं उनको हम फ़ायदा दे सकें। एब्सोल्युटली। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस और इंटरनेट शॉपिंग के ज़रिए खवातीन एक बड़ी तादाद में जो कह लें हमारे मौशी मैदान में कदम रखा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर जो है उसका फकदान भी नज़र आता है। ऐसे में 18% जैसा जो भारी भरकम टैक्स है, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं डिस्करेज होंगी खवातीन। आपके ख्याल में हुकूमत को किन ऑल्टरनेट इकदाम की तरफ या मुराद पर गौर करना चाहिए ताकि जो खवातीन कारोबार कर रही हैं उनको हौसला भी मिले, फिर एक जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो भी बरकरार रहे? जी बिल्कुल, देखें आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोगों के लिए और हम क्या बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं और हमारे क्या मुतालबात हैं और हम अपने ई-कॉमर्स को किस तरह लेके चल सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पहले इतना रुझान नहीं था ई-कॉमर्स का, लोग ट्रस्ट नहीं करते थे क्योंकि ऐसे कुछ स्कैम्स भी मौजूद होते हैं जब आप ऑनलाइन कोई भी परचेजिंग करते हैं। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें जो कि लोग कहते हैं कि इसके लिए कुछ बेहतरी होनी चाहिए, तो बेहतरी के लिए मेरे ख्याल से जितने भी ये बिज़नेस हैं इनको अगर हम रजिस्टर करें, बिल्कुल रजिस्टर करें, लेकिन देखें उसमें उनको पता हो कि उनकी क्वालिटी क्या है। जो भी ये बिज़नेस लेके चल रहा है ऑनलाइन अगर आ गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कैम हैं, तो मेरे ख्याल से साइबर सिक्योरिटी में और इस तरह ऑनलाइन जितने डिपार्टमेंट्स जो कि इसको चेक एंड बैलेंस करे कि कौन सा ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है जो कि स्कैम पे चल रहा है, जो किसी के ऊपर इम्पैक्ट बुरा डाल रहा है। लाइक अगर एक खातून का अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसी के साथ उनके स्कैम एक पेजेस बन जाते हैं, तो उसके लिए इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में इन पर टैक्स लगाने के बजाय इनको आप थोड़ा जो है इनको नॉलेज दें और इनके बिजनेस को बूस्ट करने के इनके मौके और इनसे कनेक्टिविटी, इनके बिजनेसेस को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी एक्सपोज होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं, एम्बेसीज में भी होती हैं। तो हमारे जितने अच्छे स्मॉल बिजनेस हैं इनको हमें प्रमोट खुद करना चाहिए और इन सेक्टर्स में करना चाहिए ताकि हम ये बता सकें कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, माशाल्लाह वही आर सक्सेसफुल। तो हमेशा से मेरी यही कोशिश है और इंशाल्लाह आई होप कि हम लोग बेहतरी की तरफ ही जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच राबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। डॉक्टर कंजा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंजा, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये वज़न करने का जो जुनून हमारे सर पे सवार है और हमें ओलंपिक की तरफ लेकर जा रहा है, क्या वाकई ये ओलंपिक से हुआ है या मतलब इसका पर्पस यही है क्या? जी बिल्कुल ऐसे है कि मोटापा चूँकि एक वबा बन चुकी है, तो मोटापे की जो भी इलाज हैं वो भी बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो ओलंपिक, उसमें से ओलंपिक तो एक कमर्शियल नेम है, लेकिन उसमें सीमाग्लूटाइड है, उसमें एक ड्रग है जो सीमाग्लूटाइड है और ये वीकली इंजेक्शन होता है जो कि लगाया जाता है और इसमें आपका 15% तक वेट जो है वो गिर सकता है। बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है वेट लॉस के लिए, लेकिन जाहिर है हर ड्रग के जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह सीमाग्लूटाइड के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म में भी हैं और लॉन्ग टर्म में भी हैं। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो इसमें नौजिया, वॉमिटिंग यानी कि मतली की कैफियत होना या पेट में दर्द होना, जैसे ही हम फर्स्ट डोज लगाते हैं तो उसके साथ ये साइड इफ़ेक्ट्स कुछ लोगों में नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद बॉडी इससे मुताबिकत इख्तियार कर लेती है और उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं
जिसमें ये होता है कि अगर कुछ लोगों के फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है या थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है या उनको पैंक्रेटाइटिस या पेट में बहुत शदीद दर्द उठने की हिस्ट्री है तो उनको ये दवा नहीं दी जाती, या प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। लेकिन वैसे ये वेट लॉस में बहुत अच्छा और मार्वलस काम कर रही है। अच्छा डॉक्टर कंजर, ने सुना है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसको इस्तेमाल किया है और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन क्या आम लोग अच्छे नताइज इनफैक्ट मिले हैं, तो क्या आम लोग भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कोई वाकई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो क्या ये हम सबके लिए सेफ़ इसको कंसिडर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर और डॉक्टर की सुपरविज़न के बगैर ये दवा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब हमने देखे कि ओवर द काउंटर और ब्लैक में ओज़ेम्पिक इंजेक्शन जो हैं बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं पाकिस्तान में, और कहीं से भी कहते हैं अरेंज कर दें। अब वो जो अरेंज किया हुआ होता है वो पता नहीं उसका कोल्ड टेम्परेचर जो है, कोल्ड चेन मेंटेन हुई है या नहीं, वो रेफ्रिजरेटर में पड़ा हुआ है कि नहीं, वो किस तरह से शिप में ट्रांसफ़र होके आया है इसका नहीं पता। तो इसलिए थ्रू ऑथेंटिक वेंडर्स या जो इसको देने वाले हैं उन्होंने तो यहाँ पे रखा भी नहीं हुआ। फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री बना रही है उन्होंने मेडिकल स्टोर्स पे इसको अवेलेबल भी नहीं किया हुआ, ये उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके हमें लेना पड़ता है, इवन क्लिनिक्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ऑथेंटिक सोर्स से लें और अपने नॉलेज के मशवरे से लें, अंडर सुपरविजन इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल में अच्छी दवा है। अच्छा ठीक है, अब हमें एज एन एक्सपर्ट आप बताइए कि बहुत सारे लोग मोटापे को एक बीमारी समझकर जो प्रॉपर्ली एक्सरसाइज है और मेहनत से वज़न कम करते हैं, अब जबकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है, हर ख़ास आम आदमी अब जो कि उन्होंने सेलिब्रिटीज़ पे इसका इम्पैक्ट असर देखा है, अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, तो उसको इस्तेमाल करने पर आमादा है। तो क्या ये ओवरऑल हेल्थ पर भी इसके असरात क्या हैं, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए मोटापा एक बीमारी है, तो डेफिनेटली उसको बीट करने के लिए आपको पहले नेचुरल वेज़ का सहारा ही लेना पड़ेगा, जैसे कि उसमें आपकी डाइट का ख्याल है, आपकी एक्सरसाइज है, ये तो पार्ट एंड पार्सल रहेंगे, ये तो बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन समहाउ मोटापा कभी इतना बढ़ जाता है कि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकता। इसको हमें कंसिडर कर लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि एक बीमारी है जिससे हमने जान छुड़ानी है, क्योंकि बीमारी के इलाज अवेलेबल होते हैं और उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेजेस में अगर आप सिर्फ अपने आइडियल वेट से 5 या 10 kg ज़्यादा हैं तो उसमें आपको ऐसी किसी भी दवा की या किसी भी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप अपने डाइट का ख्याल रखेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो आप बड़ी आसानी से 5 से 10 kg कम करके वापस जा सकते हैं अपने आइडियल वेट पे। लेकिन जहाँ लोग 100 kg अबव चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आइडियल वेट से 50 किलो ज़्यादा हैं, 40 किलो ज़्यादा हैं, तो वहाँ हमें हेल्प दरकार होती है, क्योंकि अगर हम मोटापे का इलाज नहीं करेंगे तो दिल की बीमारियाँ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आपके जोड़ों के मसाइल, बहुत सारे ऐसे मसाइल हेल्थ के शुरू हो जाएंगे कि जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और आप ज़िंदगी में शायद बहुत आगे ना बढ़ सकें। तो इसलिए मोटापे को एक बीमारी कंसिडर कर लेना चाहिए और उसकी स्टेज वाइज जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा हमारे देखने वालों को डॉक्टर कंजर ये भी समझाएं कि सिर्फ दवा लेकर मोटापे से निजात हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि आपको कुछ कह लें तकाजे होते हैं, कुछ लवाजमात होते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना होता है, तभी इसी पे हम कंट्रोल करने के हवाले से थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। ज़रूर इस पे हमारे देखने वालों को गाइड कीजिएगा। जी ओजेम्पिक या हम कमर्शियल नेम बार बार ले रहे हैं, इसमें जो मेडिसिन है दैट इज़ सीमाग्लूटाइड, तो हम सीमाग्लूटाइड पे बात कर रहे हैं। सीमाग्लूटाइड से मिलती जुलती और भी बहुत सारी मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि वेट लॉस पे बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो क्या है कि जब भी हम ऐसी कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ आपने डाइट का ख्याल लाजमी रखना है, उसके साथ एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट रखनी है। ये दोनों चीज़ें मिल के काम करती हैं, खाली दवा लेने से आप वेट लॉस के जर्नी पे नहीं जा सकते। तो और उसके साथ भी चूँकि ये दवाइयाँ जो हैं वो आपकी भूख को कम कर रही होती हैं, आपकी मैदे में से खुराक की ट्रांजिट को बहुत स्लो कर देती हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने छोटे पोर्शंस में खाना खाना है, बहुत ज़्यादा खाना एकदम से नहीं खाना, खाना खाने के बाद लेट नहीं जाना बल्कि वॉक पे निकलना है, नहीं तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। आपको इतना नॉजिया और वॉमिटिंग और पेट में दर्द होगा कि आप दवा को टॉलरेट ही नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये पार्ट एंड पार्सल है, जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज और डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है
किसी भी प्रोसीजर को लेने से पहले या किसी भी दवा को लेने से पहले, जो कि हम स्टेज वाइज देते हैं, मोटापे की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। लेकिन खुराक और एक्सरसाइज उसका ज़रूरी हिस्सा होता है, वो उसके साथ साथ चलता है। मतलब एक प्रॉपर सिस्टम है ना, आपको हर चीज़ को फॉलो करना है। अच्छा, हमने वेट लॉस जर्नी में बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है कि कोई इवेंट आ रहा है, कोई भाई की शादी है, अपनी शादी है, कोई ऐसा बड़ी आपकी लाइफ में हैपनिंग होने वाली है, तो वो 2-3 महीने का हम एक टाइम रखते हैं और उसमें कहते हैं कि हम स्लिम हो जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए आप कौन से डूज एंड डोंट्स बताएंगी? जी बिल्कुल, जो टाइम बाउंड लोग होते हैं उसमें हमने देखना होता है टारगेट क्या है। अगर टारगेट बहुत बड़ा है तो वो बिल्कुल भी देखें, अगर आप मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो कोई मैजिकल मेडिसिन नहीं है, उसे एक ख़ास मिकदार से आपका वज़न कम करना है। यानी कि बहुत भी हुआ तो हमने देखा है कि 2-3 kgs पर मंथ रिड्यूस हो रहा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट पे हैं, जैसे 150 kgs के हैं या 120 kgs के हैं, तो फिर हमने देखा है कि आप 4-5 किलो भी एक महीने में गिरा लेते हैं। लेकिन ये स्टेडीली होता है, ये ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि जी मैंने 2 महीने में 50 किलो वज़न गिरा लेना है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर कोई चीज़ ऐसा कर भी रही है तो वो आपके लिए डैमेजिंग ज़्यादा है, क्योंकि इतनी तेज़ी से जब भी आप वज़न कम करते हैं तो आपका मसल मास भी साथ ही कम हो रहा है, आपकी ज़रूरी वाली फ़ैट्स भी साथ कम हो रही हैं। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता एंड ग्रेजुअली करना है, अपने आप को टाइम बाउंड नहीं करना। अगर आपको पता भी है कि इवेंट आ रहा है तो उससे कम से कम 1 साल पहले या 6 महीने पहले अपनी कोशिशें शुरू कर दें ताकि आप शेप में आ सकें। अच्छा, वेट लॉस जर्नी के दौरान हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि ये साइन ज़ाहिर करते हैं कि कुछ गलत हो रहा है या कोई गड़बड़ है, हमें उस पर तवज्जो देनी है? क्योंकि ज़ाहिर है हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हर तरह की चीज़ को ट्राई कर रहे होते हैं। जी, अगर जैसे देखें कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई डोज और बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक वेट लॉस मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि आपके मसल मास जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है और आपके फेस पे एजिंग आना शुरू हो जाती है। जैसे आजकल एक टर्म हमने बहुत सुनी है, ओजेम्पिक फेस। ओजेम्पिक फेस इन वेट लॉस मेडिकेशंस के बाद सुनने में और देखने में आया कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट लॉस मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया, उनके फेस पे एजिंग बहुत जल्दी प्रीमेच्योरली एज कर गए। उसकी वजह ये होती है कि आपके एक तो मसल मास जा रहा है, आपके नॉर्मल मसल्स जो हैं वो जा रहे हैं, तो आपकी फेस पे एजिंग आएगी। दूसरा, आपका फ़ैट लॉस हो रहा होता है, आपकी स्किन के लेयर के नीचे एक फ़ैट की लेयर होती है जो आपको यंग दिखाती है, तो उसका लॉस होने की वजह से फेस पे एजिंग बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये एक बड़ा फाइन बैलेंस है कि आपने कितनी मेडिसिन लेनी है, आपका टारगेट क्या है। बहुत लंबे अरसे तक इसकी एडिक्शन रखना और बहुत लंबे अरसे तक ये मेडिकेशंस लेना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और यंग और खूबसूरत लगने की बजाय आप प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल डॉक्टर की सुपरविजन में होनी चाहिए ताकि वो आपको डाइट प्लान भी साथ दें और आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी ऐसी बताएं जो आपका मसल मास भी गिरने ना दें और आपकी खूबसूरती को भी और चेहरे की जो यूथ है उसको भी बरकरार रखने में आपकी मदद करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कंज़ाव साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ओजेम्पिक के हवाले से और बड़ी डिटेल तरीके से बताया कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अली चौधरी हमें बता रहे, देखते हैं रिपोर्ट। जी, मैं माल रोड पर मौजूद हूँ। शहर की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने वाले ट्रैफिक वार्डन्स की को सहूलत फराहम करने के लिए और मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए पहली मरतबा लाहौर की शाहराहों पर कियोस्क लगना शुरू हो चुके हैं, जहां पे ट्रैफिक वार्डन्स के लिए बहुत सी सहूलियात रखी गई हैं। इन कियोस्क में कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और वार्डन्स के लिए कैसे ये कियोस्क इत्मीनान बख्श बन रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पहली मरतबा ट्रैफिक वार्डन्स को सहूलत फराहम करने के लिए एक कियोस्क जो है वो लगाए गए हैं। इन कियोस्क के अंदर जो है वो बहुत सी सहूलियात फराहम की जा रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर जो है वो रखा गया है, जहाँ पे एक गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में जो है वो गर्म पानी बआसानी वार्डन्स जो कि ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होंगे शाहराहों पर, वो जो है वो हासिल कर सकते हैं। जबकि अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर एक AC भी जो है वो लगाया गया है, क्योंकि आजकल जो है वो काफ़ी शिद्दत की जो है वो गर्मी यहाँ पर महसूस की
जा रही है, उससे बचाने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स के लिए यहाँ पे जो है एसी का भी एहतमाम किया गया है। जब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन अपने घरों से जो है वो खाना लेकर आते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना खाना भी खा सकते हैं और दीगर जो उनके कामकाज हैं या ड्यूटी के वो आवर्स हैं जिनमें कुछ वक्त के लिए जो है वो उनको बैठने की जो है वो जगह चाहिए होती है, तो यहाँ पे बासानी जो है वो इज्जतदार तरीके से वार्डन्स यहाँ पे बैठकर अपने दीगर आराम या दीगर काम जो है वो कर सकते हैं। कियोस्क में मौजूद जो ट्रैफिक वार्डन है उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस अमल के बारे में और इस कियोस्क के बारे में। सर बताइएगा कि कितना बेनिफिशियल है ट्रैफिक वार्डन के लिए इस किस्म का कियोस्क कि यहाँ पे आप बासानी बैठ भी सकते हैं, अपना खाना भी वक्त पर और अच्छे तरीके से खा सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने पहले भी बताया कि हमें जो है ना ये कियोस्क बनाई गई है, इसमें हम इज़्ज़त से जो है ना यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, आराम से खाना शाना खाना है वो हम कर सकते हैं, रेस्ट करना है थोड़ा सा क्योंकि ड्यूटी आवर्स ऐसे सख्त होते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है हमें, तो इसमें आके हम जो है ना यहाँ पे रेस्ट भी कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये सीटी साहब की मेहरबानी है, उनका शुक्रिया, हमारे सीएम पंजाब का और आईजी पंजाब साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने ऐसा जो है ना इकदाम उठाया। फ़र्स्ट टाइम ऐसा जो है ना हुआ है कि इस तरह की सहूलत जो है ना ट्रैफिक स्टाफ को मिल रही है। लाहौर की शाहराहों पर जितने भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपने लीडर अपने सिटी और लाहौर के इस इकदाम के हवाले से कि बहुत ही बेहतरीन और मुनफरिद जो है वो ये अमल है कि लाहौर की शाहराहों पर पहले तसव्वुर नहीं था इस किस्म के किसी अमल का या इस किस्म की किसी चीज़ का, लेकिन अब जो है वो कियोस्क यहाँ पे लगाया गया है। इससे पहले जो वो 2 कियोस्क पहले लगाए जा चुके हैं, ये तीसरा कियोस्क है। यहाँ पे जो तमाम तर सहूलियात जो कि ट्रैफिक वार्डन को लाहौर की शाहराहों पर चाहिए होती हैं वो फराहम की जा रही हैं। वार्डन जो है बासानी यहाँ से बैठ के पूरे एरिया को जो है वो मोनीटर कर सकते हैं। इससे पहले कियोस्क जो है वो इस किस्म के यहाँ पे लाहौर शहर में जो है वो नज़र नहीं आते थे। वार्डन जो है वो अपनी मदद आपके तहत फ्लेक्सिस का इस्तेमाल करते हुए या दीगर अशिया का इस्तेमाल करते हुए जो है वो बैठने के लिए छाँव या बैठने की कुछ जगह जो है वो तैयार करते थे, लेकिन अब शहर भर में जो है वो कियोस्क लगना शुरू हो चुके हैं। ये लाहौर का तीसरा कियोस्क है जो कि मार रोड पर लगाया गया है। सिटी और लाहौर के मुताबिक शहर की जितनी भी शाहराहें हैं मुख्तलिफ शाहराहों के मेन पॉइंट्स पर जो है वो ये कियोस्क लगाए जाएंगे और बाइज्जत तरीके से वार्डन्स के बैठने का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है, जहां पे एसी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि पीने के लिए साफ और ठंडे पानी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एरिया है जहाँ पे 2 से 3 वार्डन जो है वो एक ही वक्त में बैठ सकते हैं। अब वार्डन्स को अपनी मदद आपके तहत जो मुख्तलिफ फ्लेक्सिस के जरिए या आर्जी कैंप लगाए जाते थे मुख्तलिफ शहराहों पर, उनसे जो है वो छुटकारा मिलेगा, बल्कि अच्छे तरीके से बाइज्जत तरीके से एक जो शीशे का ये कियोस्क बनाया गया है इसके अंदर वार्डन्स बैठकर ना सिर्फ निगरानी कर सकते हैं शाहराहों की जहाँ पे उनकी ड्यूटी होगी, बल्कि अच्छे अंदाज से जो है वो अपने जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए जा सकेंगे। सिटी और लाहौर के मुताबिक जो है वो अभी तक ये 3 कियोस्क जो है वो लाहौर की शाहराहों पर लगाए गए हैं और जल्द ही लाहौर की दीगर शाहराहों पर भी मज़ीद कियोस्क इस किस्म के जो है वो लगाए जाएंगे जहाँ पे वार्डन जो है वो अच्छे तरीके से अपनी ना सिर्फ ड्यूटी कर सकेंगे बल्कि बैठने के लिए उनको एक बेहतरीन माहौल भी फ्राहम किया जाएगा। जी अली चौधरी इस हवाले से बता रहे थे जनाब। और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, जाते जाते हम आपको बता दें कि आज पंजाब का जो माली साल बजट है 2025-26 वो पेश किया जाएगा। ऐसे में कौमी असेंबली का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त अपोजिशन इस इजलास का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो आप मनाजिर लाइव देख रहे हैं इजलास शुरू हो रहा है जी। और इस हवाले से आज वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान साहब बजट पेश करेंगे और इससे कबल जो पंजाब काबीना से खुसूसी इजलास में बजट की मंजूरी ली गई है, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे हैदर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे तफसीलात जान लेते हैं। हैदर, आज पंजाब का बजट पेश होने जा रहा है, वज़ीर ख़जाना बजट तो पेश करेंगे लेकिन इसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी ट्विटर पैगाम में लिखा था कि ये बजट नहीं होगा बल्कि एक मिशन पेश किया जाएगा। जी रमला, मैं अगर आपको सबसे पहले बताता चलूँ तो जो इस वक्त इजलास चल रहा है ये रूटीन का इजलास चल रहा है जो कि जुम्मे वाले दिन मुलतवी हुआ था। इस इजलास में 7 बिल जो है वो मंजूर किए जाएंगे। जो बजट इजलास है वो तकरीबन 2 बजे होगा जो कि कल गवर्नर पंजाब ने इस हवाले से बुलाया गया था। इस वक्त जो इजलास चल रहा है यहाँ पर जो आम रूटीन का इजलास है जिसमें 7 बिल जो हैं वो मंजूर करवाए जाएंगे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो सूबाई कैबिनेट का खसूसी इजलास होगा जिसकी सदारत जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ करेंगे, जहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुश्तबा शजाउर रहमान जो है वो ब्रीफिंग देंगे। और ये तकरीबन राय के मुताबिक 6000 से ज़ायद का जो बजट है वो वहाँ पर उसकी ब्रीफिंग दी जाएगी। पिछले साल जो ये बजट मंजूर हुआ था वो 5446 अरब का था और अभी जो है ये तकरीबन बताया जा रहा है कि तरक्याती स्कीमें हैं वो ज़्यादा इसमें ऐड की गई हैं और बजट जो है वो सेहत तलीम के हवाले से भी बढ़ाया गया है, इसलिए 1000 के करीब तक बढ़ाए जाने के इम्कान हैं।
इस वक्त अगर जो तरक्याती बजट है उसकी तफसीलात में अगर आपके सामने रखूं तो तरक्याती बजट जो हो 540 अरब रुपए का होगा तकरीबन, जिसकी जो है वो पीडीएफ फाइल की जो है वो रात की पब्लिक न्यूज ने हासिल कर लिया है। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए जो है वो मुतस्स किए गए हैं। जारी स्कीमों पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह अगर सोशल सेक्टर के लिए तो 493 अरब रखे गए हैं। जारी सोशल स्कीमों के लिए 214 अरब, नई तरक्याती स्कीमों के लिए 130 अरब, इसी तरह दीगर तरक्याती कामों के लिए 148 अरब। स्कूल एजुकेशन जो है उसके लिए 100 अरब मुतस्स किए गए हैं। हायर एजुकेशन को 39.5 अरब रुपए का बजट दिया गया है। खसूसी तालीम जो है उसके मंसूबों पर 5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे और जो खसूसी तालीम है उसके लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब में नए जो तालीमी स्कीम है उसके हवाले से साथ मेडिकल एजुकेशन पर भी 95 अरब रखे गए हैं। ये तमाम तक तो 1240 अरब तरक्याती स्कीमों के हवाले से रखे गए हैं और बाकी जो कुल हजम है वो 6000 से 6000 अरब से जाहिर है। इस वक्त जो इजलास चल रहा है वो पंजाब असम्बली में वो आम रूटीन का इजलास चल रहा है जो कि जुम्मे के रोज मुलतवी होता है और जो बजट सेशन है वो 2 बजे होगा और इससे कबल जो है वो सूबाई कैबिनेट का खसूसी इजलास होगा जहाँ पर 6000 अरब से जाहिर का जो बजट है वो मंजूर किया जाएगा, जिसके बाद पंजाब असम्बली में आएगा और पंजाब असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान जो है वो बजट पेश करेंगे। जी ठीक हो गया हैदर, इस हवाले से इस बजट में जो वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब हैं मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान साहब, उन्होंने कहा है कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने इस हवाले से कहा है और ये उन्हीं का विजन है। आप क्या समझते हैं और इस पे भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। और साथ साथ आपने कहा कि इसमें तरक्याती स्कीम्स के हवाले से थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। अच्छा, मैं इसके हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो जो वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने खसूसी इजलास में कहा था कि ये फ्री टैक्स बजट होगा। देखिए, जहाँ पर आपने जो बजट है वो 5440 से बढ़ा के 6000 से रख दिया गया, तो इस हिसाब से जो टैक्सेस में तो इजाफा नहीं किया जाएगा, अलबत्ता जो टैक्सेस का हदाफ है वो जरूर बढ़ाया जाएगा, तभी तो आप ये जो हदफ है उसको अचीव कर सकेंगे। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जरिए जो उनका दायराकार है और जो टैक्सेस का हदाफ है उसको वसी किया जाएगा, उसको जो छोटे दर्जे पर लेके जाया जाएगा ताकि उसका जो हदफ है उसको मुकम्मल किया जाए। दूसरी जानब टैक्स फ्री बजट जो अभी तक बताया जा रहा है और वो इसी तरह से ही होगा। और इसके साथ अगर आपको बताते चलें तो इसमें जो एक नई ट्रेन जो बनाई जा रही है लाहौर से रावलपिंडी के लिए, उसके लिए भी तकरीबन 1 अरब रुपए के जो बजट है वो रखा गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, नवाज शरीफ IT सेक्टर के लिए रखा गया है, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए रखा गया है, इसी तरह सरगोदा में हॉस्पिटल है उसके लिए रखा गया है। तो ये तरक्याती बजट जो है वो इसमें शामिल है और टैक्स फ्री तो जरूर होगा, लेकिन जो टैक्स का दायरा कार है उसको वसी किया जाएगा। छोटे जो तबका है वहाँ पर इसको जो है वो फैलाया जाएगा, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी अफराद हैं, वहाँ तक इसका जो दायरा कार वसी किया जाएगा ताकि जो है वो हदफ जो है वो अचीव किया जा सके। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हैदर मरी, बहुत शुक्रिया आप इस हवाले से बता रहे थे। जी, पंजाब के बजट के हवाले से अभी जो इजलास चल रहा है वो एक आम रूटीन का इजलास है। 2 बजे बजट इजलास जो होगा उसमें बजट पेश किया जाएगा पंजाब का। उम्मीद करते हैं जी आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।